हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने बात की थी ना एक सीरीज़ के ऊपर कि हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे और उसमें हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, राइट। तो बेसिकली उसी फास्ट ट्रैक रिवीजन को मैं लेके आया हूँ और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, विद इन अ वीक विल बी कवरिंग ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द यूपीएससी, पर्टिकुलरली यूपीएससी, क्योंकि आप जानते हो यार पेपर को ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, एग्जाम को ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। तो बेसिकली इसी चीज़ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, आज की जो वीडियो की थोड़ी मेरे को थोड़े मतलब लेंथ इसकी लंबी होगी, तो प्लीज़ अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आती है तो उसको अवॉइड करना। मुझे पता है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, जो एक पर्टिकुलरली कनेक्ट होने की इशू आती है, उसको थोड़ा अवॉइड करना, मैनेज कर लो उसको। तुम्हारा रिवीजन क्लियरली होना चाहिए, वो मेरा मोटिव है, राइट। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इस वीक में हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। देखो, वीक मैं बोल तो रहा हूँ, बट हाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, लाइक वीक से 8 दिन हो सकते हैं, 9 दिन हो सकते हैं बेसिकली। बट हाँ, मैं एज सून एज पॉसिबल इसी में 1-1.5 महीने के अंदर मैं तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, देन उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ, राइट। तो अगर ये फॉलो करते हो तो इट विल बी हेल्पिंग यू ओनली। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स ओनली। इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो ये बेसिकली मैं 2 फेज़ में लेके आने वाला हूँ वीडियोस को। 2 फेज़ मतलब हम लोग इसको 2 फेज़ में करेंगे। आई एम रेडी विद माई नोट्स, मेरे नोट्स पूरी तरीके से रेडी हैं। तो उसी से मैं आपको एक पूरा जिस्ट देने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रीलिम्स, ये बेसिकली स्टैटिक पोर्शन पे होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैटिक आपका जो रिवीजन करना है वो इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरी तरीके से हो जाएगा। और आज की वीडियो में थोड़ा जल्दी बढ़ाऊँगा, ये मत सोचना कि इस वीडियो में मतलब ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसमें ये मत सोचना कि मतलब, हाँ देखो, अगर तुमने सही से ये वीडियो कर लिया ना तो इट इज़ अ टॉपिंग, एक तरीके की टॉपिंग है कि जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। तो इसको उसी तरीके से लेना, इट विल बी वर्किंग वेरी गुड टू यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कैसे मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने अरेंज किए हैं, तो बेसिकली मैंने इसको 2 फेज़ में डाला है। फेज़ 1, अगर मैं फेज़ 1 की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें पहली बात तो हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। उसके देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतना लंबा मैं लिखने वाला नहीं हूँ। जो एक्सप्लेनेशन वाली थिंग है, मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, ये छोटे से जिस्ट बनवा रहा हूँ। अगर नोट डाउन करना है तो तुम नोट कर सकते हो, हेल्प तो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ, और उसी के साथ साथ नेशनल इनकम अकाउंटिंग हुई, इनकम होगी, तो फिर साथ में क्या होगी, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमें क्या चाहिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। और इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद ही कुछ हम बात करेंगे किसकी, इन इक्वालिटीज़ की। थोड़ी सी राइटिंग के लिए मेरे माफ़ी चाहता हूँ। और इन इक्वालिटीज़ जैसे ही हमारी बात हो जाती है, इन इक्वालिटीज़ और पॉवर्टी, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग चलने वाले हैं इसके। और इसके बाद थोड़ा इनकम हुई, थोड़ी ग्रोथ हुई, तो इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, मनी के बारे में पता चला, मनी इन्फ्लेशन के बारे में पता चला, ठीक है, मनी के बारे में, फिर इन्फ्लेशन के बारे में। अगर इन्फ्लेशन पता चल रहा है तो फिर इसको मैनेज करने के लिए, अगर मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो आ गई, मनी आ गया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार इसको कुछ ना कुछ करके थोड़ा तो देखना चाहिए कि पब्लिक में कैसे बांटना है, सब कुछ कैसे करना है। इसके पैसा आया है तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे पब्लिक फाइनेंसेस की, ठीक है। पब्लिक फाइनेंसेस, ये हम लोग ने बात कर ली। अब पब्लिक के पास पैसा पहुंच गया, भाई तेरे पास पैसा पहुंचा है तो गवर्नमेंट को वापस भी तो करना पड़ेगा। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेस। तो टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब टैक्स दे दिया, सब कुछ कर दिया, थोड़ा पैसा तुमने बचा लिया, अब उसको क्या करोगे, बैंक में जमा करना है। तो हम लोग आ जाएंगे बैंकिंग पे पहुंचेंगे। और बैंकिंग को करने के बाद कुछ पैसा तुमने बैंक में सेव कर लिया, अब तुम आओगे, उतरोगे कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स। ये बेसिकली हमारा जो है, ये फेज 1 जो है वो इस तरीके से होने वाला है, राइट। अगर मैं बात करूं फेज 2 की मैं अगर बात करूं तो फेज 2 में बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज से, हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट हो गया, अब एग्रीकल्चर हो गया। अब कुछ हमें याद, हमने कह लिया यार खेती बाड़ी तो हमने कर ली, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ना कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग और इंडस्ट्री बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मैंने,
उसमें हम करेंगे क्या, उसमें यार बेसिकली मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा ना, तो हमने सर्विसेज भी देखी कि किस प्रकार की सर्विसेज। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में, हमें थोड़ी और जानकारी हुई। एक्सटर्नल सेक्टर्स, इसके बारे में जैसे ही हम लोग ने जान लिया, आगे बढ़ते बढ़ते हमें क्या चाहिए कि यार एक्सटर्नल सेक्टर तो पता चल गया ये क्या होता है, अब हमें कुछ ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताओ, कुछ बाहर की चीज़ें भी तो बताओ। तो हमने क्या जाना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर इंटरनेशनल जाने, लेकिन हमें लगा क्या कि यार इंडिया अच्छा है, तो बेसिकली हम लोग फिर से वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग क्या हो रही है, कहाँ पे, इंडिया में। और उसके बाद ये जब हुआ तो हमने देखा कि चलो यार अब एक काम किया, हम लोग ने ग्रोथ कर ली, पैसा कमा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, सर्विसेज दे दी, एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में जान लिया, लेकिन इन सब का यार ह्यूमन पे क्या प्रभाव है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या प्रभाव है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर इन सब चीज़ों से कहीं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ रहा, किस तरीके का फर्क पड़ा, किस पे, एक पर्टिकुलर ह्यूमन पे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे एम्प्लॉयड है कि नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इस फेजेस की वजह से मैंने आपको पूरा सेग्रीगेट करके बता दिया है कि हाँ इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। यार अब ना ये फेज तो मैंने बता दिया, अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, राइट। तो दिस इज योर लेक्चर 1 that is based on introduction to economics। देखो एक चीज समझना कि पढ़ाऊंगा तो सब कुछ आता होगा, बिल्कुल आता होगा। गुड्स के बारे में नहीं पता है तुम्हें, अगर तुमने ढंग से प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की है, देखो यार ये वीडियो पर्टिकुलरली तुम्हारा रिवीजन ही करवाएगी। और अगर मान लो तुम जीरो पे हो ना, अगर इसको फिर भी ढंग से देख लेते हो, तो बेसिकली मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि फिर भी तुम्हारे चांसेस जो प्रीलिम्स के ना वो बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कोई बताना चाहेगा कमेंट करके, इकोनॉमिक्स क्या है। क्या देखो बेसिकली ये सोशल साइंस है ना, जिसमें क्या होता है, ये क्या करता है, फोकस इसका किस पे रहता है, इसका जो फोकस रहता है ना वो स्टडी पे रहता है, किस चीज़ की, कि कैसे कैसे जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी जो है ना वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है और यूज करती है, ठीक है। एलोकेशन प्लस यूज, जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उसको कैसे वो एलोकेट करती है और क्या करती है, यूज करती है। बेसिकली दिस इज इकोनॉमिक्स। ये बस एक थोड़ा सा टॉपिक था जो तुम्हें मुझे बताना था कि हाँ ये होती है इकोनॉमिक्स। अब हम जो आएंगे वो मेन कंपोनेंट के ऊपर आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं गुड्स। देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली ट्रेड तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास कुछ सामान होगा, ये एक गुड है, राइट, ये एक गुड है। तो बेसिकली इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज गुड्स। गुड्स होता क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टैंगेबल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। टैंगेबल मतलब जिसको फील किया जा सकता है, राइट, जिसको फील किया, फिजिकल मतलब ये फिजिकल है, सामने तुम्हारे, तुम इसको छू सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन टैंगेबल उसको तुम फील कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो यही एक प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कितने टाइप्स के होते हैं, गुड आर ऑफ, देखो समझ में आ गया, टैंगेबल और फिजिकल, इसको मैं लिख देता हूँ, टैंगेबल प्लस फिजिकल, ठीक है। अब इनके टाइप्स की बात मैं करता हूं। तो टाइप्स के इसमें आते हैं, पहली बात कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, अब ये गुड्स क्या होते हैं, अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो दे आर यूज्ड बाय फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन। उसी के साथ हमारा दूसरा जो आता है, एक कंज्यूमर होता है, कैपिटल होता है। अब देखो कंज्यूमर का एग्जांपल क्या हुआ, तुमने पिज्जा उठाया, तुम्हारा फोन है, स्मार्टफोन, या पिज्जा ले लो। अब कैपिटल में क्या होता है, बेसिकली ये जो बिजनेस के लिए यूज होता है, एग्जांपल इसको बेसिकली किसका, बिजनेस को करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए अदर गुड्स, बिजनेसेस में यूज होता है।
अदर गुड्स। और बेसिकली इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर इसका एग्जांपल है। अब इसी के साथ दो और तरीके के गुड्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल भाई ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ड्यूरेबल वही होगा जो लंबे समय तक टिक सकता है, ठीक है, जैसे कार, लैपटॉप, भाई 2-3 महीने 2-3 साल यूज कर लेते हो ना लैपटॉप और ये सब चीजें। नॉन ड्यूरेबल तुम्हारा बताओ, नॉन ड्यूरेबल में जो लंबे समय तक नहीं चल सकता, जैसे स्टेशनरी पेन, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन यूज़ करो ख़त्म। आपके कॉस्मेटिक्स 10-15-20 दिन यूज़ करिए ख़त्म, राइट। तो इस तरीके से अब देखो ये जो गुड्स होते हैं ना, ये अब आपके प्राइवेट हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ क्लब गुड्स होते हैं, कुछ कॉमन गुड्स होते हैं, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। बेसिकली एक्सक्लूसिव कुछ गुड्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली फॉर यू। तो बेसिकली इसमें ना, और कुछ होते हैं राइवलरस। राइवलरस बेसिकली राइवलरस जो हम लोग गुड्स की बात करें, अगर हम राइवलरस की बात करें, और देखो ये एक्सक्लूसिव हो गया, ये राइवलरस हो गया, यहाँ पे अब कुछ होंगे नॉन एक्सक्लूसिव। और फिर हमारे पास क्या मिलेंगे, नॉन राइवलरस। बेसिकली देखो होता क्या है ना, राइवलरस गुड्स वो होते हैं वो कैन नॉट बी यूज बाय अदर्स हैं, मतलब वो अगर तुम यूज कर रहे हो तो कोई और नहीं यूज कर सकता उसको। लेकिन नॉन राइवलरस अगर तुम उसको यूज करो तो कोई और भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ गुड्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट गुड्स। बेसिकली प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं और राइवलरस होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूसिव प्लस राइवलरस। मैं इसमें आपको लाइन बना के दे देता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक्सक्लूसिव प्लस राइवलरस में आते हैं प्राइवेट गुड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं, और अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आपके कपड़े, आपकी क्लोथिंग, आपके पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मोबाइल फोन हो गया। यार मोबाइल फोन अगर तुम यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारा कोई और फोन नहीं यूज करता, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव फॉर यू एंड राइवलरस मतलब आप यूज कर रहे हो तो कोई और यूज नहीं कर सकता उसको। और इसी में अगर मैं बात करूँ कॉमन गुड की, प्राइवेट हो गया, अब इसमें आता है कॉमन। मतलब ये क्या होता है ना, ये सॉरी राइवलरस तो होता है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होता, मतलब आप यूज कर रहे हो तो कोई और तो नहीं यूज कर सकता, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिवली आपके लिए नहीं होता ये। तो बेसिकली इसमें आप कह सकते हो ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग लैंड या फिशरिंग। तो बेसिकली देखो ना, ये चीज समझो, ऐसे समझो कि फिशिंग कर रहे हो अगर तुम, तो जो उस फिश को तुम पकड़ रहे हो उसको कोई और नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर तुम नहीं पकड़ रहे हो तो कोई और तो पकड़ सकता है। लेकिन तुम्हारा स्मार्टफोन ऐसा नहीं है, स्मार्टफोन कोई नहीं यूज़ करेगा अगर तुम्हारा है तो। हाँ ज़बरदस्ती मम्मी पापा पीट पाट के तो चेक कर ही सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो एक आता है क्लब गुड्स। बेसिकली क्लब गुड की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो क्लब गुड कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स है ना, आपका टेलीविजन केबल हो गया, टीवी केबल। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारा अकाउंट का नाम बन गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स है, और भी तो यूजर्स हैं, राइट। तुम्हारे फोन से ये वीडियो सिर्फ तुम देख रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़े ना कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए डाली है, और भी तो लोग हैं ना जिनको मैं डाल रहा हूँ। तो बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं क्लब गुड्स। और एक होता है पब्लिक गुड, यार सबके लिए खुला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्क्स, नेशनल डिफेंस, ये सब है ना, स्ट्रीट लाइट, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और इसमें अगर हम बात करें, ये हमारे गुड्स के बारे में था। अब गुड्स तो हो गया, गुड्स अगर हमने कर लिया है तो अब हमने देखा कि हमें यार सर्विसेज भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। गुड्स तो हो गया फिजिकल एंड, ये हो गया कोई सामान,
गुड्स, इट इज़ अ सामान एक टाइप का। अब हमने बात की कि यार सर्विसेज क्या होते हैं। हमने क्या बात की कि भाई देखो सर्विसेज के बारे में बताइए। हमने कहा कि ठीक है चलो सर्विसेज के बारे में आपको बताते हैं। तो सर्विसेज एक टाइप का क्या होता है ना, इट इज़ अ इनटैंगिबल आइटम, इनटैंगिबल गुड्स, ओह सॉरी, intangible goods। intangible मतलब you can feel it, it cannot be touched, cannot be मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अगर कोई सर्विस दे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ ना, टीचिंग। मैं तुम्हें अगर ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ। अब ये सर्विस तुम इसको टच नहीं कर सकते हो, राइट। तुम इसको समझ सकते हो, ये तुम फील कर सकते हो कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया इकोनॉमिक्स, लेकिन तुम इसको कहो कि टच कर लो तो वो चीज़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इट इज़ अ इनटैंगिबल गुड जो कि कैन नॉट बी टच्ड। टीचिंग हो गया इसका, या आप सैलून में गए, वो आपके बाल काटता है, अच्छे लग रहे हो, उसको फील कर सकते हो ना। तो यही चीज़ है बेसिकली, इट इज़ नॉट अ फिजिकल गुड, इट इज़ नॉट अ फिजिकल एंटिटी। बेसिकली यही है आपका सर्विसेज। अब इसके बाद हमारा आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा देखने वाला है। यूटिलिटी समथिंग की पर्सनल जो आप सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो ना, वो कैसे डिराइव करते हो। आपने मान लो यूटिलिटी समथिंग लाइक कि आप कुछ भी सेटिस्फैक्शन जो डिराइव करते हो एक पिज़्ज़ा खा के, उसको यूटिलिटी कहेंगे, राइट। ठीक है, तो मतलब सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर derives or person derives from consuming goods। मतलब बेसिकली आप समझ लो कि आप गए सैलून में, आप सैलून में गए, आपने बाल कटवाए, आपने कहा मतलब आपको बहुत अच्छा लगा वहाँ, तो आपने बहुत एकदम अच्छा लगा कि वाओ व्हाट इज हेयर स्टाइल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपने वो देखा, आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, तो वो एक तरीके की यूटिलिटी, उसी को यूटिलिटी कहेंगे। अब इसी यूटिलिटी के ना एक और फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी, आपने ये तो समझ लिया कि यार आप गए, आपने बाल कटा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, चले आए वापस, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे सोचो कि आप मॉल गए, ठीक है, आप मॉल में गए और आपने क्या किया, आपने एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक। या तो ऐसे एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपने 30 डेज जिम किया, 30 डेज आपने जिम किया। एक दिन आपने क्या रखा, चीट मील। एक दिन आपने क्या रखा, चीट, कि आज मैं चीट करूंगा। आप क्या करते हो, जाते हो मॉल में, खरीदते हो एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा की यार आज तो मतलब मज़ा आ जाएगा। आपने क्या किया, पिज़्ज़ा लिया मीडियम, ठीक है, आपने क्या किया, मीडियम पिज़्ज़ा लिया। अब आपने ये पिज़्ज़ा तो ले लिया है, अब इसके लिए आपने क्या किया, इसको आपने खा लिया, आपने हो गया आपका ये चीज़ कि हाँ ठीक मैंने खा लिया। लेकिन आप निकलते निकलते आपने एक चीज़ सोची कि यार मैंने मीडियम पिज़्ज़ा खा लिया, अगर एक रेगुलर और हो जाता ना तो मज़ा ही आ जाती, है ना, समझे। तो मतलब समझ रहे हो कि वो जो एक्स्ट्रा एक रेगुलर पिज़्ज़ा आपने खरीदा ना, जो एक एक्स्ट्रा आपने लिया, ये एक्स्ट्रा, इससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को जो एक्स्ट्रा, वो जो एक एक्स्ट्रा से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला कि भाई एक और मिल जाता तो ना पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती, ये कहते हैं ना लोग कि भाई बस एक और मिल जाता। तो बेसिकली वही, जैसे कि आपने यूपीएससी का पेपर दिया, राइट, यूपीएससी का पेपर दिया, आपने आईएएस ऑप्ट किया था, आपको आईपीएस मिल गया, तो आपने कहा कि यार आईएएस मिल जाता ना तो और मजा आ जाती, और फिर बेसिकली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिल गया आईएएस। तो वो जो सेटिस्फैक्शन होगा दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब देखो इसका एक और कॉन्सेप्ट है। अब आप ऐसे सोचो कि आपने एक दिन खा लिया, वो आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन आपने किया क्या, आपने एक नाटक कर दिया। नाटक क्या किया आपने कि आपने ये जो सेटिस्फैक्शन था इसको डेली डराइव करना शुरू कर दिया अगले 30 दिन तक, अगले 30 डेज तक लगातार पिज्ज़ा ही खाने लगे। अरे बेवकूफ़, तो ऐसे सोचो ना कि अगर अगले 30 दिन तक लगातार पिज़्ज़ा खाने लगोगे तो फिर क्या तुम्हारा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन
जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें फर्स्ट डे मिला था वो क्या 30th डे पे मिलेगा? वो सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा ना, तो सेटिस्फैक्शन कम हो गया। अगर आपने उस चीज को क्या कर दिया, उसको आपने लगातार यूज करना शुरू कर दिया, लगातार खाना शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम कहते हैं। मतलब इस लॉ के तहत क्या बताता है कि मोर कंज्यूमिंग, अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मोर कंज्यूम मोर गुड्स will particularly lead to less satisfaction। समझ गए? बेसिकली सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा, यही चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के तहत। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूं तो आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? किसी की चीज की लागत, इसको बनाने में इतनी लागत आई। सुने होगे आपने, कभी भी आप जैसे किसी जाते होगे दुकान पे कि अरे नहीं साहब लागत ही नहीं निकलेगी तो कैसे करूंगा, राइट? तो बेसिकली ये वही है, एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, है ना। अब ये क्या हो सकते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। ये होते हैं फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। अब फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है वही हम लोग जानेंगे। फिक्स्ड में देखो ना क्या होता है कि फिक्स्ड जो होते हैं वो आपका क्या हो गया, मान लीजिए आपने एक शॉप खोली, मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला, राइट? रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट में जो इसका रेंट है ना, रेंट हो गया, इसके इक्विपमेंट्स जो आपको यूज होंगे, जैसे जो भी आप बर्तन वगैरह यूज करोगे, इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें फिक्स हो गई। इसका रेट आपको देना ही देना है, वो आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन वेरिएबल, मान लीजिए शाही पनीर बनाना है, पनीर का रेट बढ़ गया। अब मान लीजिए आप नॉनवेज बना रहे हो और मीट का रेट बढ़ गया, मीट का रेट बढ़ गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को मतलब कुछ भी होता है, किसी भी इंग्रेडिएंट का रेट बढ़ गया, प्राइस हाइक हो गया, तो बेसिकली ये ऐसे होता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं बात करता हूँ तो देखो, इट इज़ अ बेस्ट नेक्स्ट जो आपको मिल सकता है। जैसे एग्जांपल, जो आपको बेस्ट नेक्स्ट मिल सकता है, मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सोचा कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा, राइट? आपने यूपीएससी नहीं निकल पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि यार मैं आईएएस तो नहीं बना, लेकिन इसका बेस्ट मैं कहीं कोचिंग में पढ़ाने लगा, किसी एक अच्छी रेप्यूटेड कोचिंग में मैंने फैकल्टी के लिए। तो ये जो फैकल्टी बने ये आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये जो फैकल्टी बने ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि इससे मतलब आप बेस्ट जो आप कर पाए वो आपने फैकल्टी अपने लिए चूज किया। बेसिकली दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तो दैट इज प्राइस। अब देखो प्राइस में क्या होता है ना, प्राइस इज समथिंग दैट एक्सचेंज करते हैं हम लोग, एक्सचेंज रेट एट विच टू पार्टी गेट सेटिस्फाई, या ट्रेड, है ना, दो पार्टी जो ट्रेड करती हैं। तो बेसिकली यही होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ एक्सचेंज रेट, जिसपे दो पार्टी क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज समझो, ये ना कुछ चीजों के अधीन होता है, कुछ चीजों के अधीन इन द सेंस कि ये किसी चीजों पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस, सप्लाई पे, ये करता है डिमांड पे, फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें, ये करता है आपका डिमांड हो गया। उसके बाद होता है प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। फिर साथ में अगर मैं बात करूं तो ये एक और चीज पे करता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस पे, है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे, इन सब पे। और ये देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि सप्लाई पे कैसे करता है, अब देखो क्या होता है ना कि सप्लाई, मान लो कि सप्लाई अगर एकदम कम कर दी गई, है ना, सप्लाई
मैं इसको एस लिख रहा हूँ यहाँ पे, सप्लाई कम कर दी गई, तो बेसिकली प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे भाई, कभी भी नोटिस करिएगा आईफोन के रेट्स इस टाइम टैरिफ लगाए ना, तो आईफोन के रेट्स इस टाइम पे हाइक पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी टैरिफ की वजह से, राइट। तो हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिमांड पे किस तरीके से, अगर देखो डिमांड, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा प्राइस। फिर गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडीज़, अगर सब्सिडीज़ दे रही है तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो टैक्स लगा रही है, तो फिर टैक्स अपनी जेब से कौन भरेगा भाई, अपने ऊपर ही फटेगा ना बिल, तो प्राइस बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब हमें लागत ही नहीं आ रही तो हम कैसे बना दें, राइट। तो और ये प्राइस भी डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे। अगर अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक कर्व की बात करूं, तो एक आता है कर्व इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, देखो इनडिफरेंस कर्व की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें बेसिकली कुछ क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये एक कमोडिटी मान लो x है और ये कमोडिटी है y, इसको मैं लिख देता हूं। कमोडिटी, राइट, y एक्सिस x एक्सिस। तो बेसिकली इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें होता क्या है, इट इज यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड की यूटिलिटी किस प्रकार से कही जा सकती है। मतलब कहने का मेरा कि देखो यहां मान लो कि एक यहां पे पिज्जा है और यहां पे बर्गर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी कि यार यूटिलिटी किस प्रकार से हो सकती है। यूटिलिटी इन द सेंस कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 स्लाइस है, 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 पिज्जा की स्लाइसेस हैं ये बेसिकली। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जितना सेटिस्फैक्शन आपको दो पिज्जा खाने से मिल रहा था, उतना ही सेम सेटिस्फैक्शन आपको 5 बर्गर खाने से मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 पिज्जा का स्लाइस हटा दो इसको, 2 पिज्जा इक्वल टू 5 बर्गर, ठीक है बेसिकली यहाँ। और जितना सेटिस्फैक्शन आपको 4 पिज्जा खाने से मिल रहा था, उतना बेसिकली ये देखो ये वो हो गया 4 बर्गर, और ऐसे ये थोड़ा सा मतलब बन गया है बेसिकली। इसको आप नंबर उसी हिसाब से चेंज कर लेना। और सेम 6 के साथ 6 पिज़्ज़ा खा लो या 3 बर्गर खा लो, बराबर है। इसको बेसिकली आप उल्टा कर सकते हो, पिज़्ज़ा को यहाँ ला सकते हो, बर्गर यहाँ, बिकॉज मुझे लगता है इस तरीके से ये जो है ये चलेगा। 10 पिज़्ज़ा के स्लाइस खाओगे, उसका 1 बर्गर खाओगे, बात एक ही है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो किस प्रकार से चल रहा है, आपको कैसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो यही इसी कर्व को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, कि जितना पिज्जा ईटिंग 2 बर्गर कैन गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ईटिंग 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा। मतलब इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या है कि ईटिंग 2 बर्गर कैन गिव सेम सेटिस्फैक्शन जितना आपको क्या 2 पिज्जा खाने से मिलता। मतलब 2 बर्गर खाओ या 2 स्लाइस ऑफ पिज्जा खाओ, बराबर ही सेटिस्फैक्शन मिलता, ठीक है। तो बेसिकली यही हम लोग जानते हैं इंडिफरेंस कर्व। इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व को हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखो यार, मैक्रो ब्रॉडर टर्म है, माइक्रो छोटा टर्म है। मैक्रो डील्स विद, लिख नहीं रहा हूँ इस पर, मैक्रो डील्स विद कि मैक्रो में देखो बेसिकली करते हैं ना कि हमारा देश क्या कर रहा है, और माइक्रो में हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या कर रहा है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है इस चीज़ को लेके। तो इसी चीज़ के ऊपर है। तो कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है इस समय पे। तो अभी हम लोग कुछ बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो यार, ये जो वीडियोस थी ना, बेसिकली 3-3 घंटे की लेक्चर्स हो सकते हैं इस पे, लेकिन जल्दी मुझे कराना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पहला आ गया डिमांड। अभी हम लोग बात कर रहे थे डिमांड की, राइट।
तो बेसिकली इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले। डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? डिमांड इज समथिंग कि कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग प्लस एबल टू बाय। कंज्यूमर इज विलिंग और एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस, है ना, एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये भी कह सकते हो, एट गिवन प्राइस एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये टाइम टीपी मैंने लिख दिया। तो बेसिकली इसको हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? इसके कोई डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि भाई इसको पता कैसे करोगे कि हाँ डिमांड है कि नहीं है ना। तो अब इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, वो क्या है कि भाई देखो, पहला है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इसी के साथ दूसरे की बात करूं तो दूसरा इसके साथ आता है एक और चीज, वो है इनकम। कैसे होता है ना, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। इनकम, इसी के साथ सारा चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें ऐसे ही क्लियर होती चली जाएंगी आपको। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, सॉरी। और इसमें फिर एक और चीजें आती हैं, और उसकी मैं बात करूं तो वो आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, और साथ में फिर पॉपुलेशन। इसको मैं यहाँ पे पॉपुलेशन लिखता हूँ और कंज्यूमर प्रेफरेंस यहाँ लिखता हूँ, प्रेफरेंस, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, देखो अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो हाई है या कम है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे। मान लो कि बुलेट जो आप लोग रॉयल एनफील्ड यूज देखते हो, मान लो उसका प्राइस यार जितना भी है इस समय, उसको घटा के 10,000 रुपये कर दिया जाए, क्या होगा? ऐसे सोचो, बुलेट का प्राइस अगर 10,000 रुपये कर दिया जाए तो इस टाइम पे क्या होगा? तो प्राइस क्या किया, उसका प्राइस घटाया गया, डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा? डिमांड बढ़ गई कि नहीं? जिसके पास देखोगे उसी के पास यही रहेगी और रॉयल एनफील्ड रहेगी। उसी तरीके से इनकम, एग्जाम्पल, आज को चलो मैं कहता हूँ, आज को आपके पास एक नॉर्मल सी बाइक है, ठीक है, कल को आप नॉर्मल कुछ भी कर रहे हो, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज को, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे पास मान लीजिए आज एक पल्सर बाइक है, राइट, ठीक है, कल को मेरी इनकम बढ़ गई 10 लाख रुपए पर मंथ, क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? उस पल्सर से ही चलूँगा? नहीं ना, डिमांड बढ़ाऊँगा ना अपनी कि यार नहीं पल्सर नहीं, अब लेते हैं कुछ अच्छी सी कावासाकी, राइट। तो बेसिकली इनकम आपकी बढ़ती है अगर, तो क्या होता है? डिमांड पे असर, डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि फिर आप और ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हो, लग्जरियस, मेरे पास गाड़ी अच्छी होगी, मेरे पास सब कुछ प्रॉपर होगा, राइट। तो बेसिकली द थिंग इज, अगर मैं बात करूँ रिलेटेड गुड्स की, अब रिलेटेड गुड्स में मान लो कि यार कॉफ़ी पीते हो तुम, सीसीडी में गए, तुमने देखी कॉफ़ी, तुम्हारी जेब में 20 रुपये थे, तुमने सोचा आओ कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि आती तो 2 रुपये की भी है पाउच, राइट, उसको घर पे बना सकते हो। तो बेसिकली तुमने अगर क्या किया, तुम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तुमने कहा कि यार कॉफ़ी पीते हैं, तुम सीसीडी के अंदर गए 400 रुपये कॉफ़ी, फिर तुम बाहर निकले कि यार कॉफ़ी तो नहीं हो पाएगा अभी, तुमने बगल में देखा एक टपरी पे चाय बेची जा रही है, ठीक है, उस चाय वाले ने, तुमने उसको देखा, उसके यहाँ लिखा है 10 रुपीज़ कुल्हड़ वाली चाय, और अब देखो तुम डिफरेंस देखो, बेसिकली क्या किया तुमने, कॉफ़ी छोड़ के यहीं पे आओगे ना, तुमने उस चाय को पी लिया। तो बेसिकली द थिंग इज कि इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो सब्सटीट्यूट है या जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, देखो पहला रिलेटेड गुड्स होता है, एक सब्सटीट्यूट होता है, एक कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो करता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट गुड्स, उसके बारे में भी अभी जानेंगे। आपने क्या किया, सब्सटीट्यूट खोज लिया कॉफ़ी का, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, साला 400 रुपये की कॉफ़ी क्यों पीऊँ मैं। अब आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कॉफ़ी से, किस पे गए, टी पे, ये थी 400 की, इसी वजह से आप उस पे चले गए, ठीक है। तो टी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, कॉफ़ी की डिमांड प्राइस की वजह से घट गई, समझ गए, क्लियर हो गया। ये चीज़ में अब मैं बात कर रहा था कॉम्प्लीमेंट गुड की। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट गुड की बात करता हूँ तो बेसिकली ये होता क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लो कि मोबाइल का प्राइस है, मोबाइल का प्राइस शूट कर गया, ऊपर चला गया अभी टैरिफ की वजह से, मोबाइल का प्राइस अगर शूट करता है तो इससे डेटा पैक जो होगा उसका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, मोबाइल, या इसको उल्टा ले लो कि अगर मोबाइल का प्राइस गिर जाता है तो डेटा पैक का प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे, मोर नंबर ऑफ मोबाइल्स विद कंज्यूमर्स विल फॉर्चुनेटली लीड टू
मोर कंज्यूमिंग ऑफ डेटा, दैट इज इंटरनेट पैक। तो उसकी वजह से वो लोग अपना क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखो कि कार का प्राइस घट गया तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबके पास कार हो जाएगी, सब लोग को चलना है कार से, पेट्रोल फिर बढ़ाएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस जो होंगे वो हाइक करेंगे। और लास्ट जो है हमारा वो है पॉपुलेशन। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। तो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों की नीड्स बढ़ेंगी ना, और डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। इफ आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, तो यहां पे आ जाएगा आपका प्राइस, और यहां पे आपका आ जाएगा आपका अपना क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इट इज, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, ठीक है। बेसिकली तो दिस इज द आइडिया। और इसी के आगे अगर हम बात करते हैं डिमांड के बारे में, ये हमें अभी जो जानना था। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज what is elasticity of demand? Basically it is how much demand decreases and vice versa। मतलब कितनी डिमांड डिक्रीज हो रही है अगर प्राइस शूट कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हाउ मच डिमांड इज नीचे जाना, मतलब कितने नीचे जा रही है डिमांड कितनी जा रही है, और इसी का उल्टा, ठीक है। ये बेसिकली इज पर्पस इसका क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज का फर्क क्या पड़ रहा है, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो अब इसी के बारे में अगर मैं ये बेसिकली इसका आइडिया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से वर्क करता है। और इसमें ना दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। वन इज इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इफ आई टॉक अबाउट इलास्टिक, if I talk about elastic, so it is basically change in price. What change in price will eventually lead to larger change in demand, quantity demand, ठीक है। it is a basic idea कि जिसमें देखो ना, यही तो मैंने बताया कि प्राइस ऑफ, भाई देखो लार्जर चेंज, अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेंज कर रहे हो तो बेसिकली उसका जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल, इवेंचुअली आईफोन है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए आईफोन है, आईफोन का प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये लार्जर चेंज पे दिखेगा ना। और इसी का मैं उल्टा बताऊं तो है नॉन इलास्टिक। इवेंचुअली द प्राइस चेंज will not lead to much change in this quantity demanded। बेसिकली दिस इज द आइडिया। और इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल मैं बात करूं डेली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन हो गया, मिल्क हो गया, ये बेसिकली इसका अगर प्राइस चेंज होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यूज़ तो करना ही ना यार, उसको तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली दिस इज एन आइडिया फॉर इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। अगर कुछ मैं एक्सेप्शंस की बात करता हूँ कि इस लॉ ऑफ डिमांड पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ग्रिफिन। अब मैं पहले इसको हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ। अब ग्रिफिन गुड्स जो होते हैं ना वो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रिफिन गुड्स की तो बेसिकली दीज आर इन्फीरियर गुड्स, समझ गए, इन्फीरियर इन क्वालिटी, थोड़ा सा इन्फीरियर गुड्स टाइप्स होते हैं ये। देखो जैसे जैसे इनका प्राइस इंक्रीज होता है, इनका प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो
जो क्वांटिटी होगी वो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इनको ऐसा लगेगा, लोअर इनकम जो ग्रुप होता है ना उसको लगेगा कि यार इसका प्राइस आगे और ना बढ़ जाए तो इसको लेके स्टोर कर लो, तो बेसिकली इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज हो जाता है, डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली राइस इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस। और इसी के बाद मैं बात करता हूँ दूसरा, तो आता है वेबलिन गुड्स। और इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि ये एक तरीके का लग्जरी गुड्स है। मैंने अभी अभी आपसे लग्जरी गुड की बात की थी, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका डिमांड क्या होगा, इसका डिमांड भी इंक्रीज होगा। अभी हम लोग ने क्या बात चर्चा की थी कि यार प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसे ये दोनों जो गुड्स हैं इनमें ऐसा नहीं है। बिकॉज इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, रोलेक्स वॉच जो होती है ना वो इसका एग्जांपल है। अब बेसिकली एग्जांपल इसीलिए है क्योंकि यार देखो, रोलेक्स इज टेकन एज अ स्टेटस सिंबल, आईफोन इज टेकन एज अ स्टेटस सिंबल, राइट। तो बेसिकली इनका प्राइस शूट कर रहा है अगर वो, तो देखो यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया आईफोन के प्राइस नीचे जाने का, डिमांड बढ़ने का, उसका रीज़न ये क्योंकि जिसके पास नहीं है वो करता रहेगा। अब जो सोचो कि जो हर सारे नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको चेंज कर देता है, उसके लिए तो एक स्टेटस सिंबल ही हुआ ना कहीं उसका प्राइस जितना भी हाई जाए वो तो लेगा ही लेगा। तो बेसिकली इट इज़ यूज, जैसे रोलेक्स की बात करूँ मैं, रोलेक्स की वॉचेज़ आप देखो 10-10 लाख तक की जाती हैं, उससे भी ऊपर जाती है। तो बेसिकली अगर उससे ऊपर जा रही तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है, स्टेटस सिंबल आपका दिखा रहा है, तो उसका प्राइस हाई जाएगा तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। ओ माय गॉड यार वो लेना है एक दिन, समझ गए। यार देखो कार तो नैनो भी है, कार रोल्स रॉयल्स भी है, वही वाला एग्जाम्पल, राइट, जो आप समझ रहे हो। तो बेसिकली द थिंग इज दैट ओनली कि इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। हमने यहाँ पे डिमांड पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट पढ़ लिया पहला हमने। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो हमने दूसरा जानते हैं क्या था, दूसरा था सप्लाई। अब सप्लाई कैसे काम करता है, देखो सप्लाई इज समथिंग, उसमें क्या था, द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, इसमें क्या था, प्रोड्यूसर पे आ जाएगा बात, प्रोड्यूसर विलिंग प्लस एबल टू गिव या ऑफर, ठीक है। ये बेसिकली चीजें हो गई। अगर देखो अब ये चीज़ तो आपको सप्लाई का तो मतलब पता चल गया होगा, राइट। हमने सप्लाई के बारे में भी पढ़ा था कि सप्लाई कैसे बढ़ सकती है, सप्लाई कैसे घटती है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग ने कहाँ गया, सप्लाई मैंने शायद निकाल दिया क्या, हाँ देखो सप्लाई आपकी घटी तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। और उसका रीज़न क्या होता है, इसमें कुछ और कैचेस भी हैं। सप्लाई घटी तो प्राइस बढ़ गया। एग्जाम्पल, वैलेंटाइन डे हुआ, ठीक है, आप गए शॉपकीपर के पास, एक माली के पास, जिसने फ्लारिस्ट के पास, आपने क्या किया, आपने उससे बोला कि मुझे रोज़ चाहिए, फूल, गुलाब का फूल चाहिए। उसके पास क्या था ना, उसके पास सिर्फ 20 फूल बचे थे और वहाँ पे 100 लोगों की भीड़ थी, या मैं कह सकता हूँ कि उसके पास सिर्फ 2 फूल बचे थे और वहाँ पे कितने लोग थे, 20 लोग थे। और यहाँ पे 20 पीपल हैं। अब ये क्या करेगा, वो उसका प्राइस 10 रुपये था, उसने क्या बोला कि मैं उसको दूंगा, उसको मैं ये फूल दूंगा जो मुझे प्राइस पे करेगा इसका 50 रुपीज़। तो देखो ना सप्लाई कम हुई, उसके पास कम था, उसने क्या किया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो प्राइस बढ़ गया कि नहीं। यही चीज़ होती है सप्लाई के साथ भी। अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो डिमांड से थोड़ा उल्टा होता है, और इसका जो वो होता है ग्राफ वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस होता है और यहाँ पे क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली प्राइस इंक्रीज एंड सप्लाई क्या हो गया, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसमें बेसिकली ये चीज़ है दिखाने की कोशिश करी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा दी गई। क्यों, क्योंकि अब इसका और ज़्यादा वो होगा ना भाई, सप्लाई बढ़ी, फिर इसी तरीके से डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गई, वो कम हो गई, राइट। ये चीज़ आपको
क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट्स की, तो इसके भी कुछ हैं, जैसे प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी क्या लग रही है उसको देने में, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं सर्विसेज के। एक्सेप्शंस इनके होते हैं, जैसे डिमांड ऑफ दियाज है ना, जो डिमांड ऑफ दियाज ड्यूरिंग दीपावली होता है उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। दिया का आप देखोगे ना कि एकदम से शूट कर जाता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, राइट, कि कब आपने, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो है ही है यार, टैक्स लगा रहा है या वो दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है ना, रिस्पॉन्सिवनेस उसको देखता है। जैसे पहला इलास्टिक सप्लाई हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इन इलास्टिक। अब देखो इलास्टिक में क्या होता है, बेसिकली इलास्टिक डील्स विद चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस में लार्जर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अगर मैं यही बात करूं तो इसका, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा, चेंज इन प्राइस विल नॉट मच, स्मॉलर चेंज मान लो इसको, नॉट लीड टू लार्जर चेंज इन सप्लाई। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, और दैट इज रिलेटेड टू यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, अगर आप मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, चेंज इन प्राइस विल इवेंचुअली लीड टू इक्वल परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब क्या होगा, देखो एक इलास्टिक में लार्जर चेंज, इन इलास्टिक स्मॉलर चेंज, और इसमें इक्वल, जितना भाई बढ़ाया उतना ही वो भी बढ़ा, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेंगी, प्राइस और सप्लाई जो होगी वो दोनों बढ़ेगी। अब मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देखो डिपेंड अपॉन कि क्वांटिटी डिमांड जब इक्वल हो जाती किसके, क्वांटिटी सप्लाई के, तो बेसिकली इट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। डिमांड अगर बढ़ती है एंड सप्लाई घटती है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, एंड सप्लाई बढ़ती है, डिमांड घटती है तो क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। जाहिर सी बात है, ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई इशू। अरे देखो डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं है, मेरे पास सप्लाई ही नहीं है, मेरे पास डेली लोग आ रहे हैं कि सर ये पढ़ा दो, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को यही नहीं हो रहा कि मैं क्लासेस दे पाऊँ अपनी, है ना, तो क्या होगा, एक तरीके से ये शॉर्टेज हो गई, और मेरे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं आ रहा पढ़ने, क्या हो गया, सरप्लस। समझ गए? तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस सप्लाई वाला काम। एंड इसका अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ग्राफ तुम एक रफली ग्राफ देख लो, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, और यहाँ पे जो आता है दिस इज नोन एज योर, दिस पर्टिकुलरली थिंग इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। यहीं पे डिमांड और सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। बेसिकली दिस इज द थिंग, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। अब देखो अगर मैं बात करूं, हम लोग ने बात की कंपटीशन की, अब हमने क्या किया कि यार अब ना कुछ मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में सबसे पहला आता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है ना, कंपटीशन इज समथिंग कि देखो इसमें क्या होता है ना कि ये कहीं ना कहीं राइवलरी होती है, किसमें, सेलर्स के बीच में। राइवलरी मतलब बिजनेस राइवलरी डेफिनेटली, किसमें, सेलर के बीच में, सेलर के बीच में कि यार बायर किसके पास ज़्यादा जाएंगे, बेसिकली दिस इज समथिंग। अब इसके ना मैं टाइप्स की मेन बात करना चाहूँगा, इट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ साथ साथ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अगर मैं परफेक्ट की बात करूँ, इसमें देखो
बहुत सारे बायर्स होंगे एंड बहुत सारे सेलर्स होंगे। सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को वो लोग सेल करते रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग राइस लेते हैं, बहुत सारे लोग राइस खरीदते हैं, बहुत सारे लोग राइस बेचते हैं। तो मतलब मैनी बायर्स प्लस सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा, तो उसमें आता है मोनोपोलिस्टिक। अगर मोनोपोलिस्टिक की मैं बात करता हूं तो मोनोपोलिस्टिक इज समथिंग, वेट अ सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक इज समथिंग कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट को बेचते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट को वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। और इसी का तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा ओलिगोपोली। इट इज पर्टिकुलरली few लार्ज सेलर, ये जो डोमिनेट करते हैं ना, डोमिनेट मार्केट। कुछ लार्ज सेलर होते हैं जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। मोनोपोली आ गया, इसकी स्पेलिंग यार गलत है मुझे पता है, डू नॉट जज, ठीक, वाई मोनोपोली। इसमें क्या होता है ना बच्चों के, इसमें ना एक सेलर होता है, वन सेलर, and he is particularly dominating the entire industry. He is particularly dominating entire industry. डोमिनेटिंग कर रहा है, ठीक है। और इसी में लास्ट जो थिंग आती है वो आती है मोनोप्सोनी। बेसिकली इट इज एक बायर होता है और मल्टीपल सेलर होते हैं। कभी मंदिर के बाहर फूल लेने वालों को देखा है? एक अकेले बायर तुम हो उस टाइम पे, लेकिन कितने सारे फूल लगा के आइए आइए हमारे यहाँ जूते निकाल दीजिए, राइट। दिस इज मोनोप्सोनी। फिर उसके बाद वन सेलर एंटायर इंडस्ट्री को, यार ये तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगेन ओलिगोपोली, फ्यू लार्ज सेलर डोमिनेटिंग मार्केट, जियो, एयरटेल, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर बहुत सारे सेलर सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा ले लो यार, डोमिनोज, मतलब सिमिलर ही है ना, डोमिनोज हो गया, फिर मैकडी हो गया, फिर बर्गर किंग हो गया। तो ये सिमिलर ही प्रोडक्ट, तो फास्ट फूड ही तो दे रहे हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफरेंट उनकी। तो बेसिकली दिस इज आपका वो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक, जिसको हम लोग कहने वाले थे, फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है ना वो इतना ही है। अभी जो स्टार्ट करूँगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग जीडीपी, जीएनपी और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आई विल बी, देखो अभी तो मैं यार डेफिनेटली वीडियो रोक दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कनेक्टिंग, ओके। सो बेसिकली आई विल बी स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आई विल बी कवरिंग दिस ऑल एंटायर सीरीज, मैं बहुत ही जल्दी इसको ओवर करने वाला हूँ। सो आप प्लीज़ कनेक्टेड रहना, एंड इफ़ यू हैवेंट हिट द बेल आइकन, और ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैवेंट हिट द बेल आइकन, प्लीज़ आप उसको हिट करिए, एंड ताकि आपको ये अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।